स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे पूर्वांचल में बीजेपी के डेंट को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है और उस हार को लेकर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी एक्शन मोड पर है। अब इसी कड़ी में आरएसएस प्रमुख यानी मोहन भागवत 4 दिनों के गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और साथ ही प्रशिक्षार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। जिज्ञासा समाधान सत्र में प्रशिक्षणार्थी स्वयं सेवकों के सवालों और जिज्ञासाओं पर भी संघ प्रमुख जवाब देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात वो ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ से वो मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर समीक्षा कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि बीते दिनों आरएसएस चीफ यानी मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है किंतु लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही मायने में सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब चुनाव होता है तो मुकाबला जरूरी होता है, इस दौरान दूसरों को पीछे धकेलना भी कहीं ना कहीं ये भी जरूरी होता है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर उन्होंने बात की, लेकिन आपको बताएं कि इसकी एक सीमा होती है, ये भी उन्होंने कहा, और ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले बयान और रिपोर्ट आप देखिए। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, दो गठ बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। विद्या विवादाय ये खलस्य, ऐसा कहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का उपयोग प्रबोधन करने के लिए होता है, लेकिन आधुनिक विद्या टेक्नोलॉजी का उपयोग असत्य परोसने के लिए किया गया। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। गोरखपुर में तकरीबन 3 से 3:30 बजे के आसपास आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। मोहन भागवत एयरपोर्ट से सीधे बाई रोड होते हुए चिलवाताल थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनौली हाईवे के पास जो है एक पब्लिक स्कूल पर पहुंचेंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान वो तकरीबन 5 दिनों तक यहां प्रवास करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये दौरा काफी अहम दौरा है और जिसको लेकर के वो एसबीएम पब्लिक स्कूल में रुकेंगे और इस स्कूल में रुकने के साथ ही रात्रि प्रवास करेंगे। मोहन भागवत का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है कि सूत्रों की माने तो यूपी में जो सीटें डिस्टर्ब हुई हैं या जो पूर्वांचल में सीटें जो है गंवाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के एक बड़ी बैठक हो सकती है या फिर मुख्यमंत्री को लेकर के भी जो इनपुट है वो मांगा जा सकता है यहाँ के तमाम ऐसे लोगों से। और यही वजह है कि मोहन भागवत का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास मोहन भागवत गोरखपुर के एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे एसबीएम पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर तमाम जो पहले से आरएसएस के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। और आरएसएस के लोगों की माने तो ये जो 5 दिनों का आरएसएस प्रमुख का जो दौरा है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि जो प्रथम और तृतीय जो एक प्रशिक्षण होता है उसमें ये गोरखपुर प्रथम है और प्रथम प्रशिक्षण को लेकर के मोहन भागवत यहाँ आ रहे हैं। इस दौरान 5 दिनों में वो सामाजिक कार्यक्रम में भी जा सकते हैं, तमाम ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं
बातचीत कर सकते हैं और उनसे इनपुट भी ले सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये दौरा काफी अहम है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो देखिए, मोहन भागवत हालांकि अब समीक्षा कर रहे हैं लगातार कि आखिरकार बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटों का पूर्वांचल में, क्योंकि खासतौर पर हमने देखा कि पूरे प्रचार प्रसार में सबसे ज्यादा यूपी में अगर कहीं पर बीजेपी का जोर, एनडीए का जोर नजर आया तो वो पूर्वांचल में आया, लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा एक नुकसान झेलना पड़ा है सीटों के मायने से बीजेपी को। तो इसको लेकर क्या फैक्टर्स मोहन भागवत के हैं वो हम समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से, जो अधिक जानकारी हमें इससे जुड़ी हुई देंगी। विश्वदेव राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का, आप दोनों खास मेहमानों का। मैं आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी निकिता का जरा रुख कर लेती हूँ। निकिता, अभी हमने मोहन भागवत के उस बयान को सुना, उसमें वो एक चिंता भी जाहिर कर रहे हैं निश्चित तौर पर कि, और हमने देखा कि आरएसएस यानी संघ उतना एक्टिवली प्रोएक्टिव नजर नहीं आया इस बार चुनाव में बीजेपी के साथ। तो क्या वो वजह मान रहे हैं मोहन भागवत की, क्या जातिगत आधार पर राजनीति की गई है इस बार और यही वजह है कि बड़े नुकसान का सामना इस बार बीजेपी को करना पड़ा है इस लिहाज से? अब जो समीक्षा कर रहे हैं, 4 दिन वो लगातार गोरखपुर में रहेंगे, क्या जानकारी आपके पास, क्या इनपुट्स हैं? देखिए, अगर मैं बताऊं, मोहन भागवत की तो गोरखपुर प्रवास करेंगे और ये दौरा उनका 5 दिन का होगा। और 19 जून की अगर बात करें तो वह स्कूल एक है, वहां पर प्रवास करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि कार्यकर्ता विकास वर्ग में हिस्सा लेने के अतिरिक्त उनका गोरखपुर में कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि 17 जून की सुबह वे गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे और बुधवार को उनका जो प्रवास के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है, यानी कि गुरुवार 13 जून को उनका विकास वर्ग संबोधन होना है। रही बात, देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चालक है मोहन भागवत, वो गोरखपुर की यात्रा पर आज है और लोकसभा चुनाव के बाद उनका ये पहला दौरा होगा उत्तर प्रदेश में। भागवत यहाँ संघ के प्रशिक्षण वर्ग में होने वाले जितने भी समापन समारोह है उसमें हिस्सा लेंगे और इस दौरान वे ट्रेनिंग वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं उनको देश के लिए किस तरीके से जिताना है उसका टिप्स भी देंगे। और साथ ही लोकसभा चुनाव में आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो सुस्त काफी हो गए थे, उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी सबके सामने था और अब संघ भी चिंतित है। इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण दौरा भी माना जा रहा है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से जयप्रकाश नड्डा ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें साफ तौर पर ये उन्होंने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अब अकेले दम पर लड़ सकती है, उन्हें किसी भी जो कम्युनिटी है, कोई भी पार्टी है, उसकी जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए, आरएसएस की अगर मैं बात करूं तो हमेशा से बैकडोर पर तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई है, लेकिन इस बार क्योंकि लगातार जो खराब रिजल्ट आए वो एक चिंताजनक बात जरूर थी और यही एक वजह है कि अब कुछ सीटों को लगातार उस पर विश्लेषण करने के लिए, विचार करने के लिए मोहन भागवत का ये बेहद महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा बताया जा रहा है। ठीक है निकिता, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, बहुत शुक्रिया निकिता आपका इस तमाम जानकारी को और अपडेट को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, मोहन भागवत का आपने बयान सुना होगा, क्या मायने आपकी नजर में उनके इस बयान के? देखिए, मोहन भागवत जी का बयान यह संघ की विचारधारा, संघ हमेशा भारत में कल्चर, आध्यात्म, शिक्षा, इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष विचारधारा रखता है और हमेशा इसमें काम करता रहता है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में, आसाम में, झारखंड में, जहां उनकी एकलव्य स्कूल है, जिस मॉडल से वो लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं निस्वार्थ भाव से, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट पहली बार भाजपा की आई है। इसमें उन आदिवासी स्कूलों का, एकलव्य स्कूल मॉडल का बहुत बड़ा रोल है। झारखंड में और उस तरफ के राज्यों में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में संघ ये काम सालों से करता आ रहा है। तमिलनाडु में जो भाजपा का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वहां पे संघ के कैडर ने बहुत काम करा है। केरला में भाजपा ने इस बार पहली सीट जीती है। साउथ में संघ बहुत दिन से काम कर रहा है। तो भाजपा और संघ का कोलैबोरेशन कोई आज का नहीं है। हाँ, इन लोगों को जोड़ने के लिए शिक्षा और कल्चर एक ऐसा आधार है जो संघ के भी बेस मॉडल में रहते हैं। संघ हमेशा उसे आगे बढ़ाता रहता है और मुझे लगता है कि भाजपा और संघ में यही सबसे अच्छी चीज है कि जैसे ही सरकार बनी, इन लोगों ने अपने हारों का मूल्यांकन करना
कैसे ये सीटें हारे, कहाँ कमियां रह गई, ये चीजें शुरू कर दी हैं। और मुझे लगता है कि इस बार का भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो भी एक ऐसा आदमी होगा जो संघ से बहुत बेहतर तालमेल रखता होगा। उसमें बहुत से नाम चल रहे हैं, अभी हम लोग नामों को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन संघ से वो बहुत अच्छा तालमेल रखता होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाजपा ने इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दिया है, संघ का कैडर मोबिलाइज हो रहा है, और भाजपा का भी बेस बहुत दिन से कल्चर, आध्यात्म और शिक्षा ही है, क्योंकि यही नीतियां मूलभूत ऐसी हैं जो देश में एक विचारधारा का बदलाव लाती हैं, जैसे सनातन का बदलाव लाती है। अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा इतने दिन से लेके चलना, ये खाली भाजपा की वजह से नहीं था। तो मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी का दौरा वर्ग की वजह से है, वो प्रथम वर्ग में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जब कभी भी कहीं भी मूवमेंट होता है तो वो खाली एक विषय या एक मुद्दे पे नहीं होता, उसकी और भी तरीके होते हैं और भी कयास होते हैं। और हमें लगता है इस इंट्रोस्पेक्शन से कुछ अच्छा निकल के आएगा भाजपा और आरएसएस के कॉम्बिनेशन को आगे ले जाने। ठीक है, विश्वदेव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विश्वदेव राव जी, आपके लिहाज से मोहन भागवत का ये बयान, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि समीक्षा अब होनी चाहिए और लगातार वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अब मुलाकात करने वाले हैं, प्रशिक्षार्थियों से भी वो मुलाकात करेंगे, लेकिन उनका ये बयान कि अहंकार नहीं होना चाहिए और जहां पर हम सीटें हारे हैं उनको लेकर समीक्षा, और लिहाजा उनका ये बयान भी उसी कड़ी से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए कि उनका ये कहना है कि जहां पर हम धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है वहां तो नतीजे ऐसे होंगे। फिर मनीषा जी, इसमें कुछ चीजें और मैं जोड़ देता हूँ। ये इस बयान के बाद एक आर्टिकल छपा था ऑब्जर्वर, जो संघ से जुड़ा हुआ एक मैगजीन है, उसमें भी डिटेल में लिखा हुआ था कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है भाजपा द्वारा, कैसे बातें हो रही। मनीष भाई ने आरएसएस के बारे में सब चीजें बता दी, वैचारिक संगठन है। जेपी निकिता ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि जेपी नड्डा साहब का बीच इलेक्शन के दौरान एक बयान आया था। उनका बयान का तात्पर्य क्या था ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। उनका बयान ये था कि आरएसएस अटल बिहारी वाजपेयी के समय हम लोगों की बहुत ज्यादा मदद करता था, अब हम उस समय कमजोर थे, आज हम सक्षम हैं, आज हम बड़े हो गए हैं, तो हम विस्तार से अपने सारे काम कर लेते हैं, स्वयं कर लेते हैं। हमें आरएसएस से सिर्फ विचारों की जरूरत होगी, अगर होगी तो। आज जब चुनाव में ये नतीजे आए हैं, उसके बाद आरएसएस प्रमुख का ये बयान, इसको भी जोड़ के देखना चाहिए। और ये जो गोरखपुर दौरा है, ये कहा तो जा रहा है राजनीतिक दौरा नहीं है, आरएसएस इस तरह से प्रशिक्षण शिविर करता रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री शनिवार को और इतवार को गोरखपुर रहते हैं। वो उनसे मुलाकात करने की बात भी हो रही है कि शायद शनिवार को उनकी मुलाकात होगी। तो इसमें बेसिक जो गोरखपुर में जो फंक्शन, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आरएसएस का, ये एक प्रांतीय दल है, प्रांतीय यूनिट का कार्य हो रहा है, जिसमें काशी, गोरखपुर और पूर्वांचल की कई क्षेत्रों के लोग वहां इकट्ठा होंगे। करीबन 350 के आसपास इन सब जगह के होंगे और 150 गोरखपुर के होंगे। ये एक बात और याद कर लीजिएगा, गोरखपुर में स्वयं मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, लेकिन वहां से रवि किशन जो पिछली बार 3 लाख से जीते थे, अब की बार मात्र 1 लाख से जीते हैं और 2 लाख वोट कम पड़े हैं उस पर्टिकुलर सीट पे। तो ये सारी चीजें मनीष भाई ने एक्सप्लेन ही कर दिया पहले ही कि इन सब चीजों की समीक्षा करनी चाहिए। और एक बात और बता दूं मनीषा जी, कुछ दिन पहले हम लोगों ने यही चर्चा भी करी थी कि बहुत जल्द बदलाव होंगे उत्तर प्रदेश में, संगठन के तौर पे, प्रशासन के तौर पे। और आप देख लीजिए कि ये सब दौरे चालू हो गए हैं। और एक दौरा और बता दूं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य पिछली 2 कैबिनेट बैठकों में नहीं आए हैं, जो दिल्ली में ही प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने जेपी नड्डा साहब से भी मुलाकात करी है, अमित शाह साहब से भी मुलाकात करी है और कई लोगों से वहां मुलाकात करी है। तो राजनीतिक हलचल बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश में। अगले 10-12 दिन में कुछ ना कुछ आपको विश्वदेव जी, क्योंकि ये आपने काफी महत्वपूर्ण बताया कि अगर बड़े नेता इस तरीके से कहेंगे कि हम तो एकला चलो की पॉलिसी पर हैं, अगर हम विचारों की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संघ की सहायता जरूर ले सकते हैं, अन्य तो हम इतने ज्यादा सक्षम है। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव, अब ये मोहन भागवत ये समझ चुके हैं कि ये तो कहीं ना कहीं अहंकार है। अब वो ये समझ रहे हैं कि भाई अहंकार की जरूरत नहीं है, आप एकला चलो वाली पॉलिसी पर अगर चलेंगे तो फिर हर्ष यही होगा जैसा पूर्वांचल में हुआ। और बयानों को लेकर उन्होंने कहा है कि बयान तो बड़े सोच समझकर करने चाहिए। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मनीष जी, बड़े नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जाते हैं रैलियों में, सभाओं में,
तो मोहन भागवत ने ये गलत नहीं कहा कि बड़े सोच विचार कर एक एक बात बोलनी चाहिए, क्योंकि जनता पर इसका इफेक्ट पड़ता है। अब लोग जातिगत, और खासतौर पर हम तो पूर्वांचल का जिक्र करते हैं, तो पूर्वांचल में तो वैसे ही जातिगत राजनीति इतनी हावी रही है, तो इस बार भी कहीं ना कहीं वही तो वजह नहीं है कि पूर्वांचल में उस उम्मीद के अनुरूप एक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला बीजेपी का। मनीषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। राव साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर में रतन शारदा जी का वो आर्टिकल निकला है, डिटेल्ड आर्टिकल निकला है। उसमें ये वर्णन है कि क्या रहा, कैसे रहा, कहाँ कमियां रही, इंट्रोस्पेक्शन कैसे होना चाहिए। दूसरी चीज, बड़े नेता क्या, अगर हम में से किसी को भी, कोई भी जो सोशल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, अपने शब्द बहुत सोच के बोलने चाहिए, क्योंकि आपके शब्दों का पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर 10 शब्दों का आता है तो एक शब्द का नेगेटिव इम्पैक्ट इतनी तेज आता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको मालूम होगा, गुजरात से एक स्टेटमेंट आया था, उससे यूपी में एक विशेष समुदाय को कितना बुरा लगा, और मुझे लगता है आखिरी तक बीजेपी उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। उसकी डैमेज जो थी वो बालियान जी वगैरह के चुनाव में हमें देखने को मिली। लेकिन हमें दूसरा पहलू भी देखना होगा। आप देखिए विपक्ष कैसे शब्द लाता है, फटाखट, फटाफट। तो इस टाइप की राजनीति जब चलती है ना, तो सामने वाले लोग भी उसको काउंटर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई वो ऐसा शब्द बोले जो उसके बराबर में उस नैरेटिव पे सस्टेन करे। क्योंकि हम लोग राजनीति को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं मनीषा जी। जो लोग 99 सीटें जीते हैं वो ये खुश हैं कि हम जीत गए, और जो 242 लेके आए हैं वो इस दुख में है कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो आज भारत की राजनीति का परिप्रेक्ष्य ये बदल गया है कि जो सत्ता से बाहर है वो कुछ सीटों बढ़ने के कारण खुश है, और जो सत्ता के अंदर है वो कुछ कम हो जाने के कारण इंट्रोस्पेक्शन में है, उसकी नेगेटिविटी हो रही है, उसके बारे में लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हाँ, शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए, लेकिन अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको लोगों को काउंटर भी करना पड़ेगा। जिस तरीके के वो शब्द बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कल रायबरेली में राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी जी वाराणसी से लड़ती तो वो प्रधानमंत्री जी को हरा देती। तो मुझे ये कोई कारण समझ में नहीं आ रहा कि कौन उन्हें रोक रहा था कि वो उन्हें वहां से ना लड़ाएं। लेकिन ये शब्द जो है इलेक्शन के बाद दिए जाते हैं, तो वो लोग एक कैडर में अपने एक मोरल बूस्टर के रूप में एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं। शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। लेकिन अब जब आप चुनाव के फेज में जाते हैं और एक दिन में 10 रैली करते हैं, तो आपका विपक्ष जो रैली कर रहा है, आपको उस नैरेटिव को भी साथ में लेना पड़ेगा। और मनीष अग्रवाल जी, देखिए प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़े वहां से वही प्रत्याशी थे अजय राय, जो पिछली बार भी उनके साथ चुनाव लड़े थे और वो बड़े मार्जिन के साथ हारे थे। पिछली बार 2014 में 12 लाख के अंतर के साथ पीएम जीतते हैं उसी सीट से, फिर 2019 में वो 6 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर के साथ जीते हैं, और इस बार हमने वो भारी मार्जिन में एक गिरावट भी देखी है। तो कहीं ना कहीं बयानों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। कल अगर आपने अफजल अंसारी जी का बयान सुना हो तो उन्होंने प्रधानमंत्री की इस जीत का भी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दिया है। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि जब सामाजिक परिपेक्ष बदलता है, देखिए प्रधानमंत्री जी यूपी में कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन आप देखिए प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में ही शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख के वोट से जीते हैं, अमित शाह जी 7-7.5 लाख के वोट से जीते हैं। तो अमित शाह जी और शिवराज सिंह चौहान को जो वोट मिला वो भी प्रधानमंत्री के ही शासन का वोट मिला था। ऐसा नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री की छवि उस तरीके से काम नहीं कर रही थी। लेकिन इसी बात का यूपी में इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कहाँ इतना बड़ा समुदाय में चेंज आ गया, और हम लोग बार बार इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती जी के जो दलित वोटर की टैक्टिकल शिफ्टिंग है वो इस बार एक तरफ हो गई, और अखिलेश यादव जी के MY फैक्टर में जब वो जाके जुड़ा तो उसने जमीनी हकीकत बहुत तेजी से बदल दी। इसमें हो सकता है 400 पार का नारा हो, संविधान और आरक्षण का नारा हो जो दलितों को हिट कर गया हो, लेकिन बीजेपी अगर इस तरीके से इसका इंट्रोस्पेक्शन करके डैमेज कंट्रोल जल्दी से जल्दी करती है तो मुझे लगता है आगे के चुनावों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। क्योंकि दलित सिर्फ यूपी में नहीं रहते हैं, दलित पूरे भारत में मौजूद हैं। तो यूपी में ही ऐसा इम्पैक्ट इन वोटों की शिफ्ट में क्यों आता है? उत्तराखंड में कोई चेंज नहीं आता, दिल्ली में कोई चेंज नहीं आता। जी मनीषा, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। विश्वदेव राव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।